सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रपोज़ल और ऑफ़र। ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हुए चैनल पे, तो आप पहले उसको वॉच कर लीजिए। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास, प्रपोज़ल और ऑफ़र। इसका डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or absentees, he is said to make a proposal. प्रपोज़ल का सिंपल मतलब क्या होता है? अगर आपने सामने वाले को कुछ ऑफ़र किया तो आपने जो उसको ऑफ़र किया है उसको ही बोलेंगे प्रपोज़ल। प्रपोज़ल और ऑफ़र एक ही टर्म है दोनों भी। इसका मीनिंग हमने देखा, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना इच्छा व्यक्त करता है, मतलब कुछ बताने की कोशिश करता है और उसका एक्सेंट मांगने के लिए, मतलब उससे यस करवाने के लिए, तो वो बन जाएगा प्रपोज़ल। या तो कुछ करने के लिए या तो कुछ ना करने के लिए। प्रपोज़ल अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज सेम एज ऑफर एज पर द इंग्लिश लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोज़ल इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, प्रपोज़ल और ऑफ़र में ये फ़र्क है कि प्रपोज़ल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ किया गया है और ऑफ़र इंग्लिश लॉ में यूज़ किया गया है। और सबसे पहला स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट बनाने का प्रपोज़ल, क्योंकि आप जब प्रपोज़ल दोगे तभी आगे जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रपोज़ल का कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब यहाँ पे पता है, द ऑफर मे नॉट बी ओनली टू ऑब्टेन द एसेंट टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट बट इट मे ऑल्सो बी असेंट नॉट टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट। मतलब जो हम ऑफ़र करते हैं कि खाली वो पॉजिटिव फेवर में ही नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में भी हो सकता है। कि मतलब आप कुछ करने के लिए ही प्रपोज़ल नहीं कर सकते, कुछ ना करने के लिए भी प्रपोज़ल होता है। टू डू अ पर्टिकुलर एक्ट और टू नॉट डू अ पर्टिकुलर एक्ट। थस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लॉ, सो इज़ एब्सेंटीज। टू डू समथिंग फॉर द सेक ऑफ अनदर पर्सन और नॉट टू डू समथिंग फॉर अ वैलिड प्रपोजल। किसी के लिए, सामने वाले के लिए कुछ करना या फिर ना करना, उसको बोला जाता है प्रपोज़ल। सिर्फ करना ही, इसको ही प्रपोज़ल नहीं बोलेंगे। जो ना करने के लिए भी जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एग्रीमेंट होता है, उसको भी प्रपोज़ल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹50,000। तो इसके अंदर क्या हुआ, ए ने ऑफ़र किया बी को कि मैं तुमको अपनी कार बेचूंगा 50,000 में। तो ये ए ने ऑफ़र किया बी को, वो बन जाएगा हमारा प्रपोज़ल। अब हम देखेंगे इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रपोज़ल। ऑफ़र इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। अभी आप किसी को ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ तुझे मेरा ऑफ़र एक्सेप्ट ही करना होगा। आपको ऑफ़र जब भी दोगे आप, तो एक रिक्वेस्ट के फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि विल यू परचेज माई कार। द प्रपोजर कैनॉट डिक्टेट टर्म्स, प्रपोजल इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। सेकेंड पॉइंट है लीगल रिलेशन। जो भी आप ऑफ़र दोगे सामने वाले को, तो आप उससे, आपका इंटेंशन ऐसा होना चाहिए कि आप उसके साथ लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहते हो। सोशल रिलेशन नहीं, लीगल रिलेशन। जैसा कि यहाँ पे केस लॉ दिया है कलाई हैदर वर्सेस शेख का। कलाई हैदर ने शेख को डिनर पे बुलाया था, तो उसने मस्त उसके लिए खाना रेडी किया था। बाद में ये जो बी पर्सन होता है यहाँ पे शेख, तो वो डिनर पे आता नहीं है। तो ये केस में जो कलाई हैदर है वो शेख के ख़िलाफ़ केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो सोशल रिलेशन क्रिएट करता है, ना कि लीगल रिलेशन। तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा जाके नहीं बोल सकता कि मैंने इसके लिए खाना बनाया था तो ये आया नहीं, तो मुझे मेरे खाने के पैसे, जितना भी मेरा खर्चा हुआ है, वो मुझे वापस चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स ऑफ ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट, unambiguous and certain. If the terms of an offer are vague or indefinite, its acceptance cannot create any contractual relationship. मतलब आप जो भी ऑफ़र करोगे वो एकदम क्लियरली बताना है कि मतलब मैं आपको अपनी कार दूंगा 50,000 रुपीज़ में। तो वो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपको अपनी कार दूंगा कुछ रुपए में, कुछ मतलब कितना भी हो सकता है। तो आपको स्पेसिफिक करना है एकदम। तो नेक्स्ट पॉइंट द ऑफ़र में भी स्पेसिफिक और जनरल। मतलब स्पेसिफिक मतलब किसी एक जन के लिए, मतलब मैंने आपको कार ऑफ़र की तो ऑफ़र खाली आपके लिए ही है। और जनरल ऑफ़र भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्शंस होते हैं तो वो जनरल ऑफ़र, एडवर्टाइजमेंट होता है, वो सब जनरल ऑफ़र के अंदर आते हैं। जनरल ऑफ़र में हम लार्ज ऑडियंस को टारगेट करते हैं, और स्पेसिफिक ऑफ़र में जिसको दिया गया है उसको ही।
नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड फ्रॉम द सर्कमस्टेंस। ऑफर हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी होता है फिर इम्प्लाइड भी होता है। एक्सप्रेस ऑफर मीन्स ओरली और इन राइटिंग, वेर इज इम्प्लाइड ऑफर इज अंडरस्टूड फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस ऑफर मतलब हम या तो ओरली करते या तो रिटन में करते, और इम्प्लाइड ऑफर मतलब आपके एक्ट के वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हो। ये हमने इसका टाइप्स देखा था जब हम कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स कर रहे थे। तो जैसा कि आप रेलवे में गए, आपने टिकट लिया, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते बैठे हो वहाँ पे। अगर आपने टिकट लिया तो आप इनडायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में आ गए कि आपको ट्रेन में जाना है, ट्रेन में जाके बैठना है और आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हो। यहाँ पे एक केस लॉ दिया है, इन अपटाउन रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल 1942 ऑल ER 220, where Powell engaged the service of Upton Fire Brigade, believing that he was entitled to free service. But Mr. Powell's firm was outside the free zone. It was held that the service were performed on request by Powell, and therefore there existed an implied promise on the part of Powell to pay for the services. तो यहाँ पे ये जो पॉवेल नाम का एक व्यक्ति था, उसने फायर ब्रिगेड को बुलाया, पर उसका जो फर्म था वो सेफ जोन में था, मतलब उसको आग नहीं लगी थी। तो अगर इसने फायर ब्रिगेड को बुलाया है तो इसने क्या सोचा कि ये फ्री में काम होगा, बट ये लायबल है वो फायर ब्रिगेड वाले को पे करने के लिए, क्योंकि इसी के रिक्वेस्ट पे ही यहाँ पे लिखा है इट वॉज हेल्ड दैट द सर्विस वर परफॉर्म ऑन रिक्वेस्ट बाय पोवेल एंड देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन इम्प्लाइड प्रॉमिस ऑन द पार्ट ऑफ पोवेल टू पे फॉर द सर्विस। इसके रिक्वेस्ट पे ही उन्होंने अपना सर्विस दिया, तो इसको ये लायबल होता है कि अपना जो भी सर्विस चार्ज होगा वो पे करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एन ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। सो अभी ये पॉइंट में क्या बताया है कि जो आप ऑफ़र दोगे वो कम्युनिकेट होना चाहिए। मतलब आप ऐसा ही मन में नहीं सोच सकते कि हाँ मुझे आपको कार मतलब मैं ऐसा मन में नहीं सोच सकता कि मुझे आपको अपनी कार बेचनी है, मुझे उसको कम्युनिकेट करना होगा। अभी यहाँ पे बहुत फेमस एग्जांपल है, केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ये केस लॉ में क्या होता है, एक बार गौरी दत्त का जो नेफ्यू होता है वो गुम जाता है, तो लालमन शुक्ला जो गौरी दत्त का सर्वेंट होता है उसने गौरी दत्त ने इसको बोला था कि तुम जाओ और मेरी नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ। और फिर बाद में ये गौरी दत्त ने एक ऑफ़र दिया कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा उसको 5,000 का गिफ्ट मिलेगा। तो अभी ये जो ऑफ़र उसने रखा ये तो जनरल पब्लिक के लिए था, बट लालमन शुक्ला को ये ऑफ़र का पता नहीं था कि उसने ऐसा ऑफ़र रखा है। और लालमन शुक्ला वो बॉय को लाता है, वो ढूंढ के लाता है उसके नेफ्यू को। तो अभी क्योंकि लालमन शुक्ला को ऑफ़र के बारे में पता नहीं था, तो उसको बाद में पता चला, तो वो ये गिफ्ट के लिए लायबल नहीं है। वो क्योंकि उसको ये ऑफ़र बाद में पता चला, तो वो अपना जो गिफ्ट है वो क्लेम नहीं कर सकता है गौरी दत्त से। इट वॉज हेल्ड दैट लालमन कैनॉट क्लेम द रिवॉर्ड बिकॉज लालमन हैड नो नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑफर वेर ही फाउंड द बॉय। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफ़र में बी कंडीशनल। जो आपका ऑफ़र होगा वो कंडीशनल होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको कार दूंगा तो आप मुझे कुछ पैसे दोगे, तो उसमें कंडीशंस है ना, तो ऐसा कुछ कंडीशन होना चाहिए। और जो कंडीशन होगा वो क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए दोनों पार्टीज़ में। द ऑफ़र इज़ जस्ट रेडी टू बी एक्सेप्टेड बाय द अदर्स। जो आप ऑफ़र करोगे वो रेडी टू एक्सेप्ट होना चाहिए। जो भी आप ऑफ़र करोगे वो एकदम रेडी टू यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मेरी कार है, तो अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार में कुछ रिपेयरिंग करना हो, वो एकदम रेडी टू यूज़ होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें रिपेयरिंग करना होगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो आज हमने देखा इसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रपोजल। सो थैंक यू एवरीवन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।